वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग संबंधी दिया गया ऐतिहासिक निर्णय को देखेंगे। यह टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 व निबंध में समान रूप से उपयोगी है। टॉपिक शुरू करने से पहले निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक प्रावधान को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। अर्थात कहने का असही हुआ कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और पंचायत तथा नगर निगम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। अर्थात पंचायत और नगर निगम चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे होता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। मत देने का अधिकार जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया के बाद 16 अक्टूबर 1989 से दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने लगे। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त का पद समाप्त हुआ। इसके बाद 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है। और उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या 25वें CEC राजीव कुमार बने हैं 15 मई 2022 से अब तक, और जबकि पहले जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 तक के कार्यकाल के लिए। आइए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम आदेश PM की अध्यक्षता वाली समिति करेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। 3 सदस्यीय समिति में लोकसभा में नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश भी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र को कब्र तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका है। लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के साधनों को भी शुद्ध रखना चाहिए और संविधान व कानूनों के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट हो सकता है। लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग के हाथों में। पीठ ने कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष व कानूनी रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है। उसे संविधान के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों का भाग्य व बड़े हद तक खुद लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग के हाथों में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह कथन। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से अप्रभावी रहे आयोग। पीठ ने कहा चुनाव आयोग से कार्यपालिका के हर तरह के दखल से अप्रभावी रहने की उम्मीद की जाती है। अगर आयोग चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाता तो कानून के शासन को खतरे की घंटी है, जबकि कानून का शासन लोकतंत्र की रीढ़ है। और आयोग या सुप्रीम कोर्ट का कहना है घुटने टेकने वाले को चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते। पीठ ने कहा एक व्यक्ति जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता है उसे चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति जो आसान तले दबा हो या जो नियुक्त करने वाले का ऋणी महसूस करता हो वह राष्ट्र को विफल करता है, उसके लिए चुनाव के संचालन में कोई स्थान नहीं हो सकता। चुनाव लोकतंत्र की नींव है। नोटेड पॉइंट है, चुनाव लोकतंत्र की नींव है। कार्यपालिका के हाथों में नियुक्तियों को जारी रखने के विनाशकारी प्रभाव से चिंतित है। कार्यपालिका के पास नियुक्ति की विशेष शक्ति रखने से शायद ही कोई मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र नाजुक है। कानून का शासन महज जुबानी जमा खर्च साबित हुआ तो यह ध्वस्त हो जाएगा। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाले फैसले में देश के चुनाव आयुक्तों CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त EC की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को निरस्त कर दिया है। अब प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मत फैसले में कहा कि चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसी समिति के जरिए तब तक नियुक्ति होगी जब तक संसद से नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बन जाता।
पीठ ने यह भी कहा कि नेता विपक्ष का पद खाली होने पर लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता समिति में शामिल होंगे। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार भी शामिल थे। पीठ ने कहा, कार्यकारी हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की जरूरत है। लोकतंत्र में चुनाव की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा विध्वंसकारी नतीजे होंगे। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून न होने का उल्लेख करते हुए कहा, कमजोर चुनाव आयोग कपटपूर्ण स्थिति में बदल जाएगा। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी हितधारक जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए काम करें। पीठ ने यह भी कहा, चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। अडाणी हिंडनबर्ग 2 माह में रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट की समिति। पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन, इसमें नंदन नीलेकणी भी शामिल हैं। यानी जो इसके अध्यक्ष हैं वह पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी हैं और यह 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यानी 6 सदस्यीय समिति में जस्टिस अभय मनोहर सप्रे इसके अध्यक्ष हैं, के.वी. कामत हैं, जस्टिस जे.पी. देवधर हैं, नंदन नीलेकणी हैं, सोमेश्वर सुंदरसन हैं और ओ.पी. भट्ट हैं। यह जांच करेगी समिति, यानी समिति जो है जांच करेगी, वो इसका टॉपिक है। समिति इस बात की जांच करेगी क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में विनियामकीय विफलता हुई है। समिति के साथ पहले से चल रही भारतीय प्रतिभूति और नियमन बोर्ड यानी सेबी की जांच जारी रहेगी। अर्थात जो समिति है वह विनियामकीय विफलता की जांच करेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट संबंधित है। अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर जमानत अर्जी खारिज करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसको विस्तार से देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने की वजह से किसी भी अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आजमगढ़ के मनीष पाठक की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दी। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है, अर्थात अनुच्छेद 21 को देखें संविधान में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा था कि प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले जो 1978 में दिया गया में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुल मिलाकर 35 अधिकारों की घोषणा की। अगली महत्वपूर्ण खबर है इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संबंध में। भारत इटली में रक्षा सहयोग का नया अध्याय शुरू, स्टार्टअप ब्रिज भी बनेगा। इटली की पीएम से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, बोले आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। मोदी दुनिया के सबसे प्रिय नेता, इटली के प्रधानमंत्री का कहना है कि मोदी दुनिया के सबसे प्रिय नेता। इसको विस्तार से देखते हैं। भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान किया है। दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को रणनीतिक भागीदारी का दर्जा देने का फैसला लिया है। साथ ही दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज की भी स्थापना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आई इटली के प्रधानमंत्री जियार्जिया मेलनी से अहमदाबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापारिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी चर्चा बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। भारत और इटली इस वर्ष अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हमने अपनी साझेदारी को रणनीतिक भागीदारी का दर्जा देने का फैसला लिया, आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं करेंगे संयुक्त अभ्यास। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश रक्षा सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सह उत्पादन और सह विकास के अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कोर्स कराने का भी निर्णय लिया है। रूस के उकसावे के सामने चुपचाप नहीं बैठ सकते देश, मेनली यानी इटली के प्रधानमंत्री का यह कहना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस के उकसावे के सामने चुपचाप नहीं बैठ सकते देश, मेनली इटली के प्रधानमंत्री का यह कहना है। और यह जो बात कही गई है ये बातें बृहस्पतिवार का मतलब 2
मार्च 2023 को रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में उन्होंने जस्टिस G20 की अध्यक्षता संभालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम की सराहना की और इटली के पूर्ण समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि आक्रमण से हम 20वीं सदी की दुनिया में पहुंच गए। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की बात पर उन्होंने कहा कि आक्रमण से हम 20वीं सदी की दुनिया में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बिगाड़ दिया, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। इससे दुनिया भर में खासकर वैश्विक दक्षिण में मुद्रास्फीति को बहुत कमजोर किया। सिर्फ एक साल पहले हम गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, डिजिटलाइजेशन के प्रभाव का प्रबंधन करना और क्वांटम कंप्यूटिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के प्रभाव को संभालने जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। हालांकि पिछले साल 24 फरवरी को हम फिर से 20वीं सदी की दुनिया में वापस पहुंच गए हैं। रूसी हमला एक संप्रभु देश की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कीव में रहने के दौरान उन्होंने जमीनी हकीकत देखी और यूक्रेन की राष्ट्रीय भावना की ताकत को महसूस किया। अगली महत्वपूर्ण खबर है हियरिंग डे पर विशेष, यानी 3 मार्च 2023 यानी 3 मार्च जो है हियरिंग डे मनाया जाता है। इसमें विशेषज्ञों ने 30 से 35 साल के युवाओं पर किया अध्ययन। युवाओं में बढ़ता ईयरफोन का चस्का कर रहा है बहरा। 80 डेसिबल से ज्यादा घातक। प्रोफेसर संजय ने बताया कि 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि घातक, यह सीधे हमारे श्रवण तंतुओं को प्रभावित करती है। अगर बात ईयरफोन की हो तो सामान्य तौर पर युवा 90 से 100 डेसिबल पर गाने सुनते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा ईयरफोन न लगाएं। ईयरफोन के बजाय स्पीकर पर गाने सुनें, क्योंकि वे कान के संपर्क से दूर होगा। बेहद गंभीर स्थिति। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सेल्फ ऑडियो इंस्ट्रूमेंट यानी ईयरफोन के प्रयोग से दुनिया भर में लगभग 1.1 अरब किशोर और वयस्क के सामने हियरिंग लॉस का खतरा पैदा हो गया है। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 43 करोड़ लोग बहरेपन से जूझ रहे हैं, यानी 43 करोड़ लोग बहरेपन से जूझ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है CGI ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को चेताया। यानी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या CGI हैं या 50वें CGI जो हैं वे आपके DY चंद्रचूड़ हैं या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो 9 नवंबर 2022 से इन्होंने अपने पद की शपथ ली और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। इसमें दिया है CGI ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को चेताया, हमें धमकी मत दीजिए, आवाज ऊंची न करें, कोर्ट रूम से बाहर निकल जाएं। इन्होंने कहा, मैं CGI हूं, 2000 से जज हूं, कभी किसी ने धमकाया नहीं, ऐसा होने भी नहीं दूंगा। कभी किसी ने धमकाया नहीं, ऐसा होने भी नहीं दूंगा। CGI ने सिंह मीन्स आपका बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह को कह रहे हैं। विकास सिंह से कहा, मैं इस अदालत का मुख्य न्यायाधीश हूं, 29 मार्च 2000 से जज हूं, इस विषय में 22 साल से अधिक समय हो गया है। कभी भी बार के किसी सदस्यवादी या किसी अन्य ने मुझे धमकाया नहीं। अपने करियर के अंतिम 2 वर्षों में भी मैं ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। इसको डिटेल में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चेंबर के लिए भूमि आवंटन के मामले को सूचीबद्ध करने को लेकर हुई गहमागहमी के बीच CGI ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह को फटकार लगाई। CGI ने कहा, आप हमें धमकी न दें, ऊंची आवाज में बात न करें और कोर्टरूम से बाहर निकल जाएं। CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिंहा और जस्टिस JB वादरीवाला की पीठ के समक्ष विकास सिंह ने बताया कि वह पिछले 6 महीने से मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ACF के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया है। गुकेश ने पिछले साल 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ हासिल किया था। पिछले साल मार्च में गुकेश ऐसे छठे भारतीय बने थे जिन्होंने 2700 ELO रेटिंग का आंकड़ा छुआ था। भारतीय शतरंज महासंघ को AFC के सबसे सक्रिय महासंघ का पुरस्कार मिला। कोनारू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और तानिया सचदेवा की भारतीय महिला टीम को साल की श्रेष्ठ महिला टीम का पुरस्कार मिला है। पुनः देख सकते हैं ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ACF के श्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित। इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर है 5 टीमों के T20 टूर्नामेंट की कल से मुंबई में होगी शुरुआत। शेरनी शक्ति महिला लीग की शुभंकर। दिल्ली कैपिटल्स ने मेग लेनिंग को बनाया अपना कप्तान, रोड्रिग्स होंगी उप कप्तान। भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स का कहना है कि महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार का मलाल अभी तक भारतीय खिलाड़ियों को है और महिला प्रीमियम लीग यानी WPL की जो शुरुआत हो रही है वो कल से यानी 4 मार्च 2023 से शुरुआत होगी। 5 टीमों की लीग की शुरुआत 4 मार्च को मुंबई से होगी। लीग की शुभंकर, इंपॉर्टेंट है, शुभंकर नीली जर्सी पहने खड़ी एक शेरनी है जिसका नाम शक्ति है। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने लॉन्च किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है एल्ड्रिन की लंबी कूद में रिकॉर्ड।
8.42 मीटर की दूरी से मुरली का रिकॉर्ड तोड़ा। तमिलनाडु के जसवंत एल्ड्रिन ने राष्ट्रीय थ्रो जंप एथलेटिक्स मीटर में 8.42 मीटर की उड़ान भरकर नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने मुरली श्रीलंका की ओर से बीते वर्ष कोझिकोड में हुए फेडरेशन कप में स्थापित 8.36 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है भू राजनीतिक तनाव पर मतभेदों के कारण प्रभावित न हो समग्र सहयोग। पीएम मोदी यानी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का कहना है G20 पीएम का वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने का आह्वान। बुद्ध गांधी का भी किया जिक्र। नरेंद्र मोदी कई देश अस्थिर कर्ज से जूझ रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसे देशों पर चिंता जताते हुए मोदी ने कहा कई देश खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा कोशिश करते हुए अस्थिर कर्ज से जूझ रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा रूस यूक्रेन युद्ध पर देशों के अलग अलग रुख के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने और भू राजनीतिक तनाव मतभेदों के कारण समग्र सहयोग को प्रभावित नहीं होने देने का आह्वान किया। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि आपका 1 मार्च 2023 से शुरू है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो संदेश के दौरान मोदी ने बुद्ध और महात्मा गांधी का जिक्र भी किया। मोदी ने G20 प्रतिनिधियों से कहा कि वे भारत के सभ्यतागत लोकाचार से प्रेरणा लें जो बांटने वाले मुद्दों के बजाय एकजुटता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने यूक्रेन व अन्य विवादास्पद मुद्दे पर जिक्र किए बिना कहा G20 में इन सभी क्षेत्रों में आम सहमति बनाने और ठोस नतीजे देने की क्षमता है। हम जिन मुद्दों को हल नहीं कर सकते उन्हें उन मामलों में बाधक नहीं बनने देना चाहिए जिनका समाधान हम निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धि क्षमता और लचीलेपन के बीच सही संतुलन बनाने में G20 को अहम भूमिका निभानी है। बैठक में आए विदेश मंत्रियों में अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, रूस के सर्गेई लावरोव, चीन के किंग जोंग, ब्रिटेन के जेम्स क्लेरली और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल भी मौजूद रहे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को टूटते देखा। मोदी ने महामारी आपदाओं का जिक्र कर कहा हमने तनाव के समय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को टूटते देखा है। ये अनुभव बुनियादी ढांचे में लचीलेपन की जरूरत बताते हैं। इसके बाद रूस की UNSC में बदलाव की मांग, भारत को दी अहमियत। वृद्धि, विकास और वित्तीय उम्मीदें। मोदी ने कहा विश्व G20 से वृद्धि, विकास, वित्तीय स्थिरता, वैश्विक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य सुरक्षा चुनौतियां घटाने की उम्मीद करता है। कई राजनयिक इसे विवादित मानते हैं क्योंकि यूक्रेन व रूस चीन पर पश्चिमी तनाव में बैठक हो रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर है यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार मिले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री। ब्लिंकन ने कहा न्यू स्टार्ट संधि में फिर लौटे रूस। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ संक्षिप्त मुलाकात की और रूस को फिर से न्यू स्टार्टअप संधि में लौटने के लिए कहा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर आमने सामने की पहली मुलाकात थी। अगली महत्वपूर्ण खबर आर्थिकी से देखते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक 2021 इसमें दिया है दाल का उत्पादन। भारत में जो दाल उत्पादन है ये 5 राज्य देश के 70% से अधिक दालों का उत्पादन करते हैं। उसमें पहले पोजीशन पर मध्य प्रदेश है, 20.60% का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, यानी 4th पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल में इंपॉर्टेंट है। और 5वें स्थान पर कर्नाटक है। और उत्तर प्रदेश 9.97% योगदान दाल के उत्पादन में रखता है। लेटेस्ट डाटा यह है। महत्वपूर्ण खबर है अल नीनो के प्रभाव से बढ़ सकती है गर्मी। NOAA का अनुमान है कि इस साल अल नीनो की परिस्थितियां बन सकती है। इससे गर्मी तो बढ़ेगी, मानसून पर भी असर पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है देश में 9 साल तक लगातार अच्छा मानसून। देश में 9 साल तक लगातार अच्छा मानसून रहने के बाद अब एक बार फिर से अल नीनो की परिस्थितियां निर्मित होती नजर आ रही है। इसके कारण इस साल देश में गर्मियों का मौसम शुष्क व बेहद गर्म रह सकता है। 2 होते हैं, एक अल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। ला नीनो जो होता है वह मौसम अनुकूल होता है, मानसून अनुकूल होता है, जबकि अल नीनो जो होता है यह मानसून के प्रतिकूल होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है चुनाव संबंधी। पूर्वोत्तर फिर भगवा। 3 राज्यों में एनडीए सरकार, त्रिपुरा में भाजपा तो मेघालय नागालैंड में साझा सरकार। विपक्षी गठजोड़ को झटका। यानी 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ पूर्वोत्तर के उसमें त्रिपुरा था, मेघालय और नागालैंड है। कुल सीटों की बात करें तो त्रिपुरा में कुल सीटें 60 हैं, नागालैंड में भी 60 हैं और मेघालय में 59 हैं, यानी एक कम है इन दोनों से। त्रिपुरा हम देखें कुल 60 सीटों में तो भाजपा 32, CPIM 11, कांग्रेस 3, त्रिपुरा मोथा 13 और IPFT 1 सीट जीती है। इसमें देखें पूर्वोत्तर के 3 राज्य इंपॉर्टेंट यह होगा प्राथमिक परीक्षा के लिए कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव अभी हाल ही में कराए गए हैं। होली से पहले फिर भगवा रंग में सरावर हो गए हैं। बृहस्पतिवार को आए नतीजों में भाजपा और सहयोगियों के जोरदार प्रदर्शन से त्रिपुरा, नागालैंड में फिर से कमल खिला है। वहीं मेघालय में NCP की साथ भाजपा सरकार में बनी रहेगी। मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नागालैंड के कुल 60 सीटों में देखें तो NDPP प्लस भाजपा 37 सीटें, NPF 2 सीटें, कांग्रेस 0, NCP 7 और अन्य 14 सीटें। मेघालय के 59 सीटों में देखें तो NPP 26, कांग्रेस 5, भाजपा 2, तृणमूल 5 और अन्य 21 सीटों पर जीत हासिल की है।
अगली खबर को देखते हैं। एक मात्र जानकारी के रूप में, परीक्षा के रूप में इसका उपयोग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन मात्र एक जानकारी है। उत्तर भारत में आज के ही दिन प्रयागराज से कानपुर तक चली थी पहली ट्रेन, यानी 3 मार्च को चली थी। 164 वर्ष पूर्व 3 मार्च 1859 को पहली बार रेल नक्शे में शामिल हुआ था प्रयागराज। और जबकि हम ये जानते हैं कि देश में पहली बार जो ट्रेन चली थी, देश में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, लेकिन उत्तर भारत में पहली बार रेल संचालन 1859 में ही शुरू हो सका था। तब ट्रेन से स्टीम इंजन लगा रहता था। और खास बात यह है कि 3 मार्च को ही प्रयागराज स्थित किला के अंदर जाने वाली रेल लाइन भी खोली गई थी। हालांकि 1954 में लगे कुंभ के बाद किला लाइन को बंद कर दिया गया था। संक्षेप में देखते हैं तो 3 मार्च की तारीख संगम नगरी और कानपुर के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 164 वर्ष पूर्व प्रयागराज, तब इलाहाबाद और कानपुर देश के रेल नक्शे में शामिल हो गए थे। पहली बार 3 मार्च 1859 को प्रयागराज से कानपुर के लिए यात्री ट्रेन चली थी। तब तक दिल्ली रेलवे के नक्शे में शामिल नहीं थी। इसके 5 वर्ष बाद दिल्ली रेलवे नेटवर्क से जुड़ा था। अगली महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन या पीसीएस 2023 के विज्ञापन जो निकले हैं उसके संदर्भ में है, जो कि 1 मार्च 2023 को निकाला गया था। उसके संदर्भ में पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से 3 अप्रैल तक जमा होगा शुल्क, 6 अप्रैल तक भरे जाएंगे फार्म। कोर्ट के आदेश पर इंटरव्यू के लिए एक अभ्यर्थी सफल, जो 2022 का इंटरव्यू चला उसके संदर्भ में यहाँ समाचार दिया गया है। तो इसमें जो दिया उसको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सम्मिलित राज्य प्रवर्तन सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत 173 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को प्रस्तावित है, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।